हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 16। इससे पहले हमने फिजिक्स के 15 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा हम केमिस्ट्री और बायो के भी पार्ट्स करा रहे हैं इस बुक के। उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, देख सकते हैं जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 0 सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये एक फार्मूला होता है इसके करने के लिए, F32 और 180 बराबर C0 और बटे 100। सबकी वैल्यू आप रख देंगे। तो एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, एफ की वैल्यू को आपको निकालना है, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको 0 रखना है। तो कुल मिला के जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एफ का मान आपको कितना मिल जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें चौथे से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव की। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का हिमांक बिंदु है। तो पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य ताप को दर्शाता है। तो परम शून्य शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम ताप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखना है। परम शून्य ताप वो न्यूनतम संभव ताप है जिससे कम कोई भी ताप संभव नहीं है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, परम शून्य से कोई भी ताप कम नहीं हो सकता है। इस ताप पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। परम शून्य ताप केल्विन में कितना होता है, 0 के, और डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कम तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। फ्रेंड्स, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा और आयतन क्या होगा, न्यूनतम। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो कितना होता है, 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटीग्रेड जो तापमान की माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है। तो किस पर नामित है ये, एंडर्स सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो -40 पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। तो परम शून्य दाब की प्राप्ति -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, दाब शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट 0 के मान पर पहुंचता है। तो जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो कितना होगा, 351 केल्विन। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, C-0 बटे 100 के -273 बटे 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। आप सी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। के का निकालना है आपको, 273 को इधर ले जाएंगे तो सी में 273 को जोड़ देंगे। तो 78 में आप 273 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 351 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो क्या करना होगा, दी गई तापमान में 273 जोड़ें, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर के में समान माना जाता है। तो कितना होता है फ्रेंड्स, ये डिग्री सेल्सियस में भी आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फारेनहाइट स्केल में कितना होता है उसे भी आप ध्यान रखें, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 273 केल्विन का मान क्या है। तो 273 केल्विन का मान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। तो क्या संबंध होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो केल्विन को निकालने के लिए आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, तब आपको केल्विन का तापमान मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। तो कौन नहीं है, पास्कल। तो ये किसका मात्रक है, दाब का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो किस तापमान में हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक बिंदु है। तो बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है, 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। गलनांक की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा, 273 केल्विन को 273 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। नहीं, इसमें उल्टा पूछा गया है, तो आपको ये बताना है केल्विन पैमाने में दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए, तब क्या होगा, आपको 273 घटाना पड़ेगा सॉरी। तो अगर आपसे पूछा जाता केल्विन सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, तब आपको क्या करना है, 273 को जोड़ना है। लेकिन आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तब आपको क्या करना है, 273 को घटाना होगा। तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है, घर्षण पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ऊष्मा का एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। और ऊष्मा प्रवाह के ताप वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों के उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। तो क्यों होती है, चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ़ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। तो क्यों रखते हैं, ऊन ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। तो कहाँ पे होता है, बॉयलर भट्टियों में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो किस पे निर्भर रहता है फ्रेंड्स, आपको इसे ध्यान रखना है, इसके तापमान पर भी, पिंड की प्रकृति पर भी, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पे भी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो कौन करती है, आपको इसे ध्यान रखना है, संवहन संबंधी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। तो क्या कारण है, आपको इसे भी ध्यान रखना है, विकिरण नहीं संवहन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी वेट कंडक्टर है। तो कौन सा है, आपको इसे ध्यान रखना है, लकड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक यानी वेट कंडक्टर है।
अगला क्वेश्चन है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? तो इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? तो कौन है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट अधातु होती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण ये विद्युत का सुचालक बनता है? तो फ्रेंड्स किसी वस्तु पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का सुचालक बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो कौन है? तांबा यानी कि कॉपर। तो फ्रेंड्स जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उन्हें चालक या सुचालक या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम ये सब क्या हैं? सुचालक यानी कि कंडक्टर। बात कर लेते हैं कुचालक की यानी कि नॉन कंडक्टर की। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अचालक। क्या कहते हैं? अचालक या कुचालक। क्या कहेंगे? अचालक या कुचालक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन कंडक्टर। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? लकड़ी, रबड़, कागज़, ये सब किसके उदाहरण हैं? अचालक यानी कि कुचालक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, तो क्या ये सभी अच्छे सुचालक हैं? तो ये सभी क्या हैं? कंडक्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा संबंध होता है चालकता का टेम्परेचर से? उल्टे का, यानी कि तापमान को बढ़ाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये किस में होता है? धातुओं में। लेकिन अधातु या अर्धचालक में क्या होता है? सीधे का संबंध। तो अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो कौन सा? बी प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकिलाइट और शुष्क हवा, रबड़। तो ये सब क्या? ऊष्मारोधी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो कौन होते हैं? आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। पीबी और एचजी। तो ये सब क्या हैं? कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो आपको इसे ध्यान रखना है। थर्मोस्टर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान ताप में परिवर्तन होने पर बहुत कम परिवर्तित होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सुचालक, सेल्फ रेजिस्टिंग, ओवर करेंट प्रोटेक्टर के रूप में हम करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? आपको इसे भी ध्यान रखना है। काला। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये कुकर का एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर रंग कैसा होता है? काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय का आरेख होगा। तो इसमें कौन सा होगा? डी। तो इस ग्राफ को आप ध्यान रखें। टेम्परेचर और समय का ये यहाँ टी होना चाहिए छोटा वाला। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेंड्स आपको इसे ध्यान रखना है।
गलनांक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो किसी ठोस पदार्थ का पदार्थ का गलनांक वो तापमान होता है जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस तापमान पर तरल, तो वही क्वेश्चन लग रहा है। तो जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो उसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे हम, हिमांक बिंदु। तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है, तो इसकी क्या होगी, गैसीय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक जल की अवस्था कैसी होगी, द्रव, और इससे नीचे जाने पर ठोस, और 100 से ऊपर आने जाने पर गैस। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो फारेनहाइट में पूछा गया है आपसे। फारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा के कारण होता है, तो ऐसा किस कारण होता है, आपको इसे ध्यान रखना है, एक्सपेंशन के कारण, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा केल्विन पैमाने पर, आपको इसे ध्यान रखना है, 373 केल्विन, और सेल्सियस में कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और फारेनहाइट में कितना होगा, 212 डिग्री फारेनहाइट। तो तीनों में ध्यान रखें, आप किसी से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है, तो क्या है, निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण होता है तो समस्त तापमानों पर, तो किसी तत्व या यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये समस्त ताप पर होता है जो कि ताप के क्रमानुपाती होता है, अर्थात अधिक ताप पर अधिक और कम तापमान पर कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सतही परिघटना है तो कौन सी है, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण में यौगिक द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। जल के वाष्पीकरण की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है, तो किसके कारण ठंडा रहता है, वाष्पन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, आपको इसे ध्यान रखना है, वाष्पीकरण पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखकर उनको जल्दी खराब होने से बचाता है, और ये वाष्पीकरण पर कार्य करता है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि, तो क्यों होता है, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से बाष्प बनकर उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती है, तो गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, थर्मल ऊर्जा के मापन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, तो किससे होता है? ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो और ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो कौन सी है? बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो किसी यौगिक अथवा तत्व का उसका द्रव अवस्था में से गैसीय अवस्था में रूपांतरण बाष्पीकरण कहलाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल का समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? बाष्पीकरण की। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस गति का शून्यवां नियम ये बताता है कि, तो क्या बताता है? जब तो दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा में संतुलन में होती है। जैसे मान लो एक पिंड ए है और दूसरा बी है, तो सी अगर तीसरा पिंड है, ये इसके साथ अगर संतुलन में है और इसके साथ भी संतुलन में, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? संतुलित में, ऊष्मा के संतुलन में। तो ये क्या होता है? ऊष्म गति का शून्यवां नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा, जब 0 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा दी जाती है तब क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति कैसी होती है? अधिकतम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वो है, तो वो उपकरण कौन सा होता है? आपको ध्यान रखना है, विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्मगतिक प्रणाली ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं, तो कहाँ पहुंचे? समान तापमान पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्मगतिक प्रणाली वो प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वो प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सममितीय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब व आयतन के गुणनफल पीबी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी। इसे हम ऐसे लिखते हैं, और U इंटू प्लस P इंटू बी, ये क्या कहलाती है? हमारी इंथैल्पी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इनमें सही है? ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऊष्म गतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मा और ऊर्जा का अन्य स्वरूपों तथा कार्यों के बीच संबंध के अध्ययन किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म गतिकी के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो किस नियम से जानते हैं? प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस नियम में ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए इंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा टी दिया गया है? Cp ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, Cv ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखें, Cp इंटू डेल्टा टी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मगतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स, ऊष्मगतिकी का द्वितीय नियम किसे परिभाषित करता है? एंट्रोपी को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती,
लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, कहा जाता है। तो किस में ये कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने फिजिक्स का पार्ट नंबर 16 डिस्कस करा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आप लोगों को बता दूं, इस बुक का थोड़े क्वेश्चन रह गए, उन्हें भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आप लोग साथ देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे भी वीडियो बनाते टाइम अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।